बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये तो कहा था एस्ट्रोलॉजर ने कि ऐसा होगा इस टाइम पर, लेकिन वो होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी गलत साबित हो जाती है। आपका क्या कहना है इस पे? एस्ट्रोलॉजी को आजकल एक बिजनेस बना रखा है लोगों ने। लग्नेश को देखो, नवमेश को देखो, जो भी बनते हैं उसका रत्न पहना दो। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये क्लेम करते हैं कि आप ये रेमेडी कर लो या ऐसा कर लो तो 2 दिन में आपके पास पैसे आ जाएंगे। ऐसी कोई रेमेडीज होती नहीं है। अगर होती तो डोंट माइंड मी सेइंग दिस कि बिल गेट्स और अंबानी भी हाथ पे नंबर लिख लिख के अमीर हो गए हो। भाई ये नंबर लिख लिया मैंने ग्रीन पेन से तो मेरा हो जाएगा। मैं वेस्ट की वॉल पे ये लिख के आ जाता हूँ मैनिफेस्ट करके, मेरा हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। यू नीड टू वर्क फॉर दैट। किससे डरना चाहिए इंसान को, राहु से या फिर शनि से? तो ना तो राहु ना शनि, अच्छा इनसे भी डेंजरस एक प्लैनेट है। अच्छा। दैट इज शनि देव पे तेल चढ़ाने से वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब शनि बैठे हैं किसी की कुंडली में, खराब घर में, दशा स्टार्ट हो गई। अब शनि बोलेंगे अरे यार इसने तेल चढ़ा दिया, अब क्या करूं मैं इसका, तो मैं इसको बुरे फल दे ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। शनि आपको तब भी कष्ट पहुंचा सकते हैं अगर हे गाइस, वेलकम बैक टू द खैरा शो। आ गई हूँ मैं एक नए पॉडकास्ट में और आज जो हमारे साथ गेस्ट है वो है एस्ट्रो गुरु अंकित शर्मा। तो उनसे आज बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में और कुछ क्वेश्चंस जो हमेशा पूछे जाते हैं उनके बारे में। कुछ मिथ्स भी क्लियर होंगे। तो चलिए सीधे बात करते हैं एस्ट्रो गुरु अंकित शर्मा से। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्कार मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ। अब फिर से हमारे पॉडकास्ट में आए हैं। सर को बहुत सारी डिमांड्स रहती है सर आपको बुलाने के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी आप सेट पे आते हैं, स्टूडियो में आते हैं, द खैरा शो में आते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपको बुलाना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो काफी क्लियर होती है और बहुत समझ में आने लगता है और कि प्लैनेट्स किस तरीके से काम करते हैं और कॉम्बिनेशंस काम करते हैं। तो सर, सबसे पहला सवाल ही मेरा ये है कि एस्ट्रोलॉजी बहुत गलत है, क्योंकि कई लोगों का ऐसा मानना है कि जो एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन देते हैं वीडियोस में आकर यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, वो राशियों के बारे में देते हैं, लेकिन उन राशि के लोगों का ये कमेंट जरूर आता है नीचे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये तो कहा था एस्ट्रोलॉजर ने कि ऐसा होगा इस टाइम पर, लेकिन वो होता नहीं है, वो बिल्कुल विपरीत होता है या कुछ और ही हो जाता है। तो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी गलत साबित हो जाती है। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है, एस्ट्रोलॉजर्स गलत है। बिकॉज कंटेंट क्रिएशन के लिए गोचर को ध्यान में रख के आपके मून साइन के अकॉर्डिंग, मून चार्ट के अकॉर्डिंग एक जनरल प्रिडिक्शन कर दी जाती है। ठीक है। अब वो जनरल प्रिडिक्शन हर किसी के ऊपर एप्लीकेबल हो वो जरूरी नहीं है। जी। ठीक है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि अगर गोचर के अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति वीडियो बना रहा है तो गोचर के अकॉर्डिंग अब उसके पर्टिकुलर प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। आप बिना चार्ट को देखे बस गोचर से प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हो। बट स्टिल बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स उसको यूज करते हैं अभी भी। जैसे जुपिटर का गोचर होने वाला है जी। मई में, तो 14 मई को ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। एक तो आपको ये समझना पड़ेगा, अभी शनि के लिए भी बोला गया था कि शनि का गोचर होगा 29। तो देखिए, समझिए पहले बात को कि इतना बड़ा प्लैनेट शनि और जुपिटर के बराबर का प्लैनेट जब वो मूव करता है तो वो जंप करके तो एक दिन में आएगा नहीं, टाइम लगेगा, इट टेक्स टाइम। तो 1-2 महीने पहले से आपको रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो गोचर की डेट से 1-2 महीने पहले आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है तो द गोचर विल बी गुड फॉर यू। ये मैं जनरल एस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, किसी को समझना है कि उनके लिए कैसा फल देगा। और दूसरी चीज होती है डिग्रीज की, कि आपका वो पर्टिकुलर प्लैनेट किस डिग्री पे बैठा हुआ है जो गोचर कर रहा है, वो उस पर्टिकुलर डिग्री के नजदीक जब आएगा तब आपको वो वैसे रिजल्ट्स देगा। अच्छा। और एस्ट्रोलॉजर्स का दूसरा, ये बात मैं आपके पॉडकास्ट के जरिए बहुत बार आपके ऑडियंस तक पहुंचा चुका हूं कि एस्ट्रोलॉजी को आजकल एक बिजनेस बना रखा है लोगों ने। लग्नेश को देखो, नवमेश को देखो, जो भी बनते हैं उसका रत्न पहना दो। है ना। अब वो वर्क करेगा नहीं करेगा कुछ नहीं कह सकते।
बिकॉज मेरे लिए तो वो पत्थर है, मैं तो कभी सजेस्ट करता ही नहीं। आप स्टोन्स में नहीं मानते हो? नहीं मानता मैं स्टोन्स में। मेरी रेमेडीज कार्मिक होती है, मैं कर्म में मानता हूँ, और हमारे सारे शास्त्र कर्म में ही मानते हैं। पहली चीज, अभी अगर मैं उनके लॉजिक के हिसाब से भी देखूं तो अभी 2 दिन पहले जिनकी मैंने कंसल्टेशन करी थी, जुपिटर उनके चार्ट में 9th लॉर्ड था, जिसको देख के किसी एस्ट्रोलॉजर ने, मैं आई वोंट नेम दैट पर्सन, उनको रत्न पहनने को बोल दिया जुपिटर का, पुखराज बोल दिया। अब जुपिटर 6th लॉर्ड भी तो है, क्या वो उसके फल नहीं देंगे आपको? तो आपके लॉजिक के हिसाब से, मेरे लिए तो पत्थर है, बट आपके लॉजिक के हिसाब से तो देखिए पूजा कर लेना। जैसे एक मुस्लिम लेडी मेरे पास आई थी, अब उनको क्या बोला गया कि भाई आपके ऊपर ये ग्रहों ने दोष बना रखा है, तो आप तो पूजा करोगे नहीं, तो हम आपके लिए पूजा कर देंगे जी। अब उनसे 40,000 रुपए ले लिए। ये बहुत प्रॉब्लम है। मैं आगे इस बारे में जरूर बात करना चाहूंगी। मेरे पास कुछ सवाल है इसको लेकर, सर आप कंप्लीट करिए, फिर मेरे दिमाग में कुछ सवाल है इसको लेकर। देखिए, तो ऐसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो इस तरीके से लोगों को लूट रहे हैं जी, और प्रेडिक्शंस को लोगों के ऊपर थोपते हैं। एस्ट्रोलॉजी उनकी हेल्प करने के लिए, उनको डराने के लिए नहीं है। बिल्कुल। कुछ एस्ट्रोलॉजर्स हैं जिन्होंने अपने, आई वोंट नेम हिम अगेन, पर एक एस्ट्रोलॉजर है पर्टिकुलर, वो हर एस्ट्रोलॉजर के ऊपर रील्स बनाते हैं। हाँ, आई थिंक मेरी ऑडियंस जान गई होगी वो। और ही कॉल्स हिमसेल्फ फादर ऑफ नाडी एस्ट्रोलॉजी जी। तो ऋषि अगस्त्य कौन थे? बिल्कुल, कौन थे वो? अगर इफ यू आर फादर ऑफ नाडी एस्ट्रोलॉजी, तो ऋषि अगस्त्य कौन थे? तो लोग ना, मतलब उनको जो वो बोलते हैं और जो वो अपनी प्रेडिक्शंस के थ्रू दिखाते हैं लोगों को, इस रीजन से प्रेडिक्शंस गलत हो जाती हैं। अच्छा जी, बिल्कुल, बहुत सही बात बोली आपने। इसी से एक मिलता मेरा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है एक्चुअली। पहला ये है कि एक कोई बहुत परेशान स्थिति में है, फाइनेंशियली बिल्कुल स्टेबल नहीं है, लॉस चल रहा है उसके लाइफ में और पैसे नहीं है, तो वो पर्सन एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है अगर, तो वो कहीं ना कहीं, आजकल हम हर जगह ये सुनते हैं, सालों से होता रहा है कि आप इसकी पूजा करा लीजिए या वो करा लीजिए, या जितनी भी महंगी पूजा होती है तो कम से कम करा के भी वो हजारों की होती है, या ये रत्न पहन लो जो कि महंगा आता है। तो जब उस पर्सन की इतनी ज्यादा दिक्कत है पैसे की, तो वो कैसे वो पूजा करा सकता है? तो ज्यादातर, मतलब मुझे लगता है 90% एस्ट्रोलॉजर्स यही रेमेडी देते हैं कि आप ये रत्न पहन लीजिए या हमसे ये पूजा करा लीजिए। तो आपका क्या कहना है सर उसके ऊपर? आई बिलीव इन कार्मिक रेमेडीज। मेरा मानना है कि आप अपने आप में, अपने माइंडसेट में, अपनी डेली दिनचर्या में क्या चेंजेस लेके आ सकते हो, आपको किस तरफ अग्रसर होना चाहिए, अपनी डेली रूटीन में क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए, क्या चीजें आपको अपने, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे सपोज मेरे पास किसी का चार्ट आता है, तो अगर मुझे लगता है कि उसको अपने माइंडसेट में, अपनी डेली दिनचर्या में कुछ चेंज करने की जरूरत है, मैं उसको डेफिनेटली बताता हूँ। अब किसी का टाइम चल रहा है अच्छा, लेकिन वो टाइम अच्छा लेने के लिए आपको हर कोई बोल देगा भाई आपका नवमेश का पीरियड चल रहा है, ये तो बहुत शुभ है, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको एक स्पेसिफिक टास्क करना पड़ेगा, उसको, उस प्लैनेट को ट्रिगर करने के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए। एस्ट्रोलॉजर्स का काम क्या है? आपको एक्टिवेशन बताना कि आप उसको एक्टिवेट कैसे करोगे, वरना दशा जब तक खराब है आपकी। जैसे बहुत सारे लोगों की कुंडली में राजयोग, बहुत सारे राजयोग होते हैं, कहते हैं कि अरे ये इस बंदे के पास बहुत पैसा होगा, बहुत शोहरत होगी, नाम होगा, इतने सारे राजयोग लेकर बैठा है, तरह तरह के राजयोग लेकर बैठा है ये अपनी कुंडली में। लेकिन अगर पर्सनल मतलब प्रैक्टिकली उसकी लाइफ में देखा जाए तो वो इंसान इतना परेशान है कि उसे इतने स्ट्रगल और इतनी क्राइसिस उसकी लाइफ में हो रखी है, तो फिर वो राजयोग कहाँ गए? देखिए, आप किसी भी व्यक्ति के चार्ट को देखेंगे ना, तो मोस्टली इन 80% केसेस आपको राजयोग, धन योग ये दिखते हैं सबके चार्ट्स में, लेकिन वो फलित नहीं होते बहुतों के साथ। क्यों फलित नहीं होते? क्योंकि उसको फलित करने वाली दशा एक तो उनको नहीं मिलती है। सही दशा का मिलना, सही टाइम पे मिलना बहुत जरूरी होता है। और दूसरी चीज क्या होती है कि वो उसके लिए कुछ काम नहीं कर रहा,
एक्टिव नहीं कर रहा है उसे। हाँ, ही इज नॉट विलिंग टू वर्क। तीसरी चीज, ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, लेकिन जो पर्टिकुलर ट्रिगर करेगा उस प्लैनेट को, जो उसकी दशा बनाएगा, वो उससे रिलेटेड कुछ काम नहीं कर रहा। उस हाउस का जो भी सिग्निफिकेंस है, कैरेक्टरिस्टिक्स है जिस हाउस की, से रिलेटेड कोई काम नहीं कर रहा बेसिकली। तो उसे कहीं ना कहीं उस ग्रह को आपको एक्टिवेट या उस घर को एक्टिवेट करने की जरूरत है, अगर आपकी Definitely. अच्छी प्लैनेट की महादशा चल रही है। डेफिनेटली, ये जरूरी है। राइट। सर बात करते हैं कि शनि देव पे तेल चढ़ाने के लिए हमेशा लोग बोलते हैं, तो क्या शनि देव पे तेल चढ़ाने से वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे? देखिए, शनि देव पे तेल चढ़ाना आपका एक धार्मिक जेस्चर है ना, तो मैं उसे गलत नहीं मानता, लेकिन बस शनि देव पे तेल चढ़ाने से शनि देव प्रसन्न हो जाएंगे? अब शनि बैठे हैं किसी की कुंडली में, खराब घर में, दशा स्टार्ट हो गई, अब शनि बोलेंगे अरे यार इसने तेल चढ़ा दिया, अब क्या करूं मैं इसका, तो मैं इसको बुरे फल दे ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। शनि आपको तब भी कष्ट पहुंचा सकते हैं अगर आप हार्ड वर्किंग नहीं हो, तो शनि आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। शनि आपसे क्या मांगते हैं? शनि आपसे मांगते हैं आप हार्ड वर्किंग बनो, आप पंक्चुअलिटी लेके आओ अपने अंदर, डिसिप्लिन में रहो। यही चीजें तो शनि आपसे मांगते हैं। पेशेंस इज द रेमेडी फॉर शनिदेव। एंड अपने कर्म में लगे रहो, बिना कर्म किए तो तेल चढ़ाने से आपको सारे चीजों का समाधान नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली, इवन बृहत्पराशर होरा शास्त्र भी यही बोलती है ना, कर्मणे फलदायिनी, कर्मों का फल देने आए हैं शनि आपको। अगर बात करें सर कुछ पर्टिकुलर, जैसे हमने शनि देव की बात की, तो कुछ पर्टिकुलर घर की बात करते हैं, प्लैनेट्स की बात करते हैं। अगर पहले तो सबसे ज्यादा किससे डरना चाहिए इंसान को, राहु से या फिर शनि से? एक्चुअली अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊं तो ना तो राहु ना शनि। अच्छा। इनसे भी डेंजरस एक प्लैनेट है। अच्छा। दैट इज मून। सुन के बहुत अचंभा लग रहा होगा आपको, है ना? 2.5 दिन के अंदर राशि परिवर्तन कर देता है ये गोचर में। 27.3 डेज में 12 जोडियक्स में घूम जाता है आपके। ठीक है, दिस इज द फास्टेस्ट प्लैनेट एस्ट्रोलॉजी में। अगर मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की भी बात करूं तो सबसे ज्यादा जो बीमारी देने वाला कोई प्लैनेट है, सबसे खतरनाक जो प्लैनेट है, दैट इज अगेन मून। अब ये फीमेल्स में आपने सुना होगा ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, द मोस्ट कॉमन कैंसर, क्या रीजन है उसका? मून। दिस इज व्हाई मेरे अकॉर्डिंग मून सबसे डेंजरस है, क्योंकि देखो मून आपके मन को रिप्रेजेंट करता है। पहली चीज, अगर चार्ट में मून पीड़ित है ना आपका, शनि से, राहु से, मंगल से अगर पीड़ित है मून आपका, आपने सुना होगा मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। जिसका मन ही हार गया तो राजयोग क्या कर लेगा, धनयोग क्या कर लेगा? उसका फिर मन ही कहीं नहीं लगेगा, उसका मन ही नहीं और लगेगा। शुरुआत ही आप मन से करते हो अपनी, तभी तो आप दुनिया के सारा सुख ले सकते हो। राइट। बाकी प्लैनेट्स कितने भी अच्छे बैठे हैं आपके चार्ट में, आपका एक मून खराब है ना, आपको कुछ नहीं करने देगा वो। हमने कई बार देखा है कि बहुत बहुत पैसा कमा के बंदा बैठा है, बहुत सारी शान शौकत है उसके पास, सब कुछ है दुनिया में जो उसको चाहिए था, मटेरियलिस्टिक गेन है उसके पास सारा, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुखी और डिप्रेस्ड बंदा है। तो फिर वो कहीं ना कहीं मून प्ले करता है एक बहुत बड़ा रोल। एग्जैक्टली, आई हैव सीन पीपल गोइंग इन डीप डिप्रेशन। डिप्रेशन मून की वजह से ही होता है। राइट, डिप्रेशन का रीजन मून है। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे रिव्यूज में भी जाएंगे ना, तो उनमें से मोस्टली रिव्यूज जो आपको देखेंगे वो उन लोगों के हैं जो डिप्रेशन में थे, जो मेरे पास आए थे। दे वर इन डीप डिप्रेशन बिकॉज ऑफ समथिंग और अदर। किसी का डाइवोर्स इशू था, किसी का जॉब छूट जाना वाज एन इशू, किसी का घर के कलेश इशू थे, बट कहीं ना कहीं उन सबके चार्ट में मून पीड़ित था, जिसकी वजह से वो एक स्टेट में, एक जगह पे स्टैग्नेंट हो गए थे। दे वर नॉट एबल टू डू एनीथिंग इन लाइफ। राइट, मून 8th हाउस में है, राहु के साथ कंजंक्ट है, मून आपका केतु के साथ है, शनि के साथ है, मंगल के साथ है, या एस्पेक्ट्स आ रहा है, तो दैट आल्सो प्लेज रोल। अब बात करते हैं सर राहु के बारे में। राहु को पावरफुल कैसे बनाया जाए, ये बहुत लोगों के बीच में सवाल रहता है और बहुत सारे वीडियोस आते हैं, राहु को कैसे पावरफुल किया जाए? आपको पहले अपने चार्ट को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि राहु को बल देने की जरूरत है या नहीं है।
अच्छा, ऐसा भी होता है? राइट। कोई भी क्रूअल प्लैनेट आपके 3rd हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस में है तो उसको बल देने की आपको जरूरत नहीं है। राइट। वो अपने आप में बहुत बली है उस जगह पे, बिकॉज उसको उपच्या भाव बोलते हैं। उपच्या भाव किसी भी क्रूअल प्लैनेट की एनर्जी को सोख लेता है, तो वो घर अच्छे होते हैं। मतलब उनमें अगर नेगेटिव प्लैनेट्स बैठ जाएं तो वो अच्छा होता है। और दूसरी चीज क्या है कि राहु सपोज किसी गलत जगह पे बैठा हुआ है, किसी दुष्ट स्थान में बैठा हुआ है, 8th हाउस में बैठ गया, आप उसको बल दे रहे हो तो वो तो सडन लॉसेस कराएगा ना आपके। तो राहु को बल देना है या नहीं देना, ये चार्ट के ऊपर बेस्ड होता है। सर एक चीज मुझे ये पूछनी है, जैसे कि हम देखते हैं अक्सर वीडियोस आते हैं जहाँ पे लोग राहु की रेमेडीज बहुत सारी बताते हैं कि आप ये कर लीजिए, ये दान कर लीजिए, ये मंत्र पढ़ लीजिए, राहु को कैसे पावर देनी है इस बारे में बात करते हैं लोग। ऑलमोस्ट एवरी डे हम कई सारे वीडियोस देखते हैं रेमेडीज के ऊपर राहु की। तो बहुत सारे लोग हैं जो वो रेमेडीज देके कहीं ना कहीं वो करते होंगे अपने लाइफ में, कहीं ना कहीं वो रेमेडीज करना शुरू कर देते हैं। तो ये तो बहुत डेंजरस हो सकता है कि किसी का अगर थोड़ा बहुत टाइम भी खराब चल रहा है तो वो तो गलत राहु को अगर ट्रिगर कर दिया उनके चार्ट के हिसाब से, क्योंकि लोग चार्ट तो देखते नहीं है, वो तो सिर्फ देख लेते हैं रैंडम वीडियो, और अगर वो ट्रिगर हो गया तो वो तो बहुत ज्यादा कष्टदायी हो सकता है। देखिए, नेगेटिवली राहु को ट्रिगर कैसे करते हो आप? जी। स्मोकिंग से करते हो, चीटिंग से करते हो, है ना, आप किसी को धोखा दे रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो, ये सारे नेगेटिव राहु के एग्जांपल्स हैं। पॉजिटिव राहु इज बड़ा विजन, बड़ी सोच, और अपने काम को लेके किसी, राहु आपको एडिक्शन देता है ना, ऑब्सेशन देता है किसी चीज का। अगर वो ऑब्सेशन, वो एडिक्शन किसी अच्छी चीज के लिए है, सपोज एक व्यक्ति वर्कोहॉलिक है तो दैट इज पॉजिटिव राहु इन इस केस। वहीं अगर वो पड़ गया किसी गलत एडिक्शन में तो वो नेगेटिव राहु ट्रिगर कर रखा है आपने, वो तो आपको और गर्त में लेके जाएगा। तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है हर पर्सनल चार्ट के हिसाब से कि आपका राहु पॉजिटिव है या नेगेटिव आपके चार्ट में, तो ही आप उसको बल दो। देखो, ये जानना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो अपना चार्ट देख रहा है इस वक्त वो जान सकता है। राहु आपके 1st हाउस में अकेला बैठा है, 5th हाउस में अकेला बैठा है, 9th हाउस में अकेला बैठा है, तो राहु ऑलरेडी बहुत अच्छा है आपका। अकेला बैठा है क्यों? बिकॉज राहु विल एक्ट एज द लॉर्ड ऑफ दैट हाउस। वो उसी लॉर्ड की तरह से फंक्शन करेगा। लेकिन अगर राहु कंजंक्ट हो गया 3rd लॉर्ड के साथ, 6th लॉर्ड के साथ, 8th लॉर्ड के साथ, 11th लॉर्ड के साथ, 12th लॉर्ड के साथ किसी नेगेटिव घर में या किसी अच्छे घर में, वो उस अच्छे घर को खराब कर देगा अगर आपने उसको नेगेटिवली बल दे रखा है। गलत जो करके, जो भी राहु के वो होते हैं। राहु जिस भी प्लैनेट के साथ बैठता है ना, वो उस प्लैनेट के ऊपर अपने इम्पैक्ट्स डालता है। अगर किसी नेगेटिव के साथ जुड़ गया वो और नेगेटिव हो जाएगा वो प्लैनेट जिसके साथ बैठेगा वो। अगर किसी पॉजिटिव के साथ बैठेगा तो राहु विल एक्ट एज पॉजिटिव। अगर 5th हाउस में 5th लॉर्ड के साथ बैठे तो राहु बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। राहु केतु की अगर बात करें तो ये एक छाया ग्रह कहलाते हैं, वो प्लैनेट्स में भी नहीं आते हैं, मतलब छाया ग्रह है वो। तो फिर इतना ज्यादा इम्पैक्ट कैसे पड़ता है हमारे लाइफ पे उनका? देखिए, राहु केतु आइडियली इनको छाया ग्रह बोलते हैं, और सूर्य और चंद्रमा जैसे बड़े बड़े प्लैनेट्स को ग्रहण लगाने की क्षमता है इनमें, है ना। सूर्य और चंद्रमा किसी को भी, सूर्य जो है किसी को भी अस्त कर सकते हैं, राहु और केतु को नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर फिजिकली नॉट अ प्लैनेट, ठीक है, शैडोई प्लैनेट्स हैं। तो ये बेसिकली मून की नॉट्स हैं। अगेन मून का यहाँ पे दोबारा से रोल आ गया। तो मून की नॉट्स हैं। आपका मन बाहरी दुनिया में ज्यादा लगा है तो आप राहु की तरह एक्ट कर रहा है आपका मन आंतरिक शांति ढूंढ रहा है, आपका मन केतु की तरह से एक्ट कर रहा है। केतु की तरह से एक्ट कर रहा है तो तब तक तो मन सही है आपका, लेकिन जहां वो राहु की तरह से एक्ट करना स्टार्ट कर देगा वहां आपका मूड खराब हो गया, वहां अगेन आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंस सकते हो। तो इसलिए राहु और केतु दोनों डेंजरस हो जाते हैं, क्योंकि केतु आपको दूरी देते हैं और राहु आपको एडिक्शन। और वो मन पे ट्रिगर बहुत ज्यादा करते हैं। अगर चार्ट में कॉम्बिनेशंस की बात करें
तो कॉम्बिनेशन या प्लेसमेंट बेस्ट कौन सी होती है? प्लैनेट्स किस कॉम्बिनेशन में सबसे अच्छा काम करते हैं? देखिए एज पर मी कोई भी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, कोई भी प्लेसमेंट खराब नहीं है। हाँ, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो बहुत खराब हैं। जैसे मार्स राहु का ट्राइन में कंजंक्ट हो जाना या फिर साथ में बैठ जाना। ट्राइन में कैसे कंजंक्ट होता है कोई प्लैनेट? जब उससे 5 घर आगे 5 घर पीछे, मतलब मार्स राहु बोल रहा हूँ, तो मंगल से 5 घर आगे या 5 घर पीछे राहु बैठ जाए या साथ में बैठ जाए, राइट। मून राहु है, ये थोड़े खराब कॉम्बिनेशंस हैं। मार्स राहु को भी आप अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो, वो आपकी बॉडी की एनर्जी है। अब आपके ऊपर है, आप उसको किसी व्यक्ति के ऊपर निकालो या फिर अपने काम में लगाओ, जिसको अंगारक दोष बोलते हैं। अगर एक चीज समझनी पड़ेगी कि हर कोई बोलता है कि अरे भाई मेरे चार्ट में तो जुपिटर की दृष्टि आ रही है, जुपिटर की दृष्टि आ रही है। ये चीज ठीक है कि जुपिटर इज ए नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट, लेकिन आपके चार्ट में वो क्या है? अब बहुत लोग बोल देते हैं कि भाई जुपिटर बैठे हैं, जुपिटर बैठे हैं, वो है कौन सा लॉर्ड यार, ये तो देखो। अगर एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, ठीक है, शनि आप उसको नेचुरल मैलेफिक मानते हो, जुपिटर को आप नेचुरल बेनिफिक मानते हो। अगर मैं बात करूं लिब्रा लगन के चार्ट की, ठीक है, तुला लगन के चार्ट की बात कर रहा हूं, उसमें जुपिटर जो है वो बन जाता है आपका फंक्शनल मैलेफिक, शनि जो है वो फंक्शनल बेनिफिक बन जाता है। तो वहां पे शनि अच्छा है, जुपिटर खराब है। अच्छा, ठीक है। आपको याद होगा इससे पहले वाले पॉडकास्ट में मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मेरे पास एक चार्ट आया था लिब्रा लगन का। अब वीनस लग्नेश बनते हैं उसमें। अब लग्नेश का 9th हाउस में जाना बहुत अच्छा माना जाता है। लग्नेश बैठ गए 9th हाउस में, ठीक है, बहुत शुभ स्थिति हो गई। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि लग्नेश होने के साथ साथ वो 8th लॉर्ड भी बने वीनस उसी चार्ट में। और जुपिटर की बात करेंगे आप, उसी चार्ट में जुपिटर आपके एक तो 3rd लॉर्ड बने और एक 6th लॉर्ड बने। तो 3rd, 6th, 8th लॉर्ड का 9th हाउस में कंजंक्ट हो जाना, इसने पिता की अर्ली डिमाइस करा दी, क्योंकि दशा वो मिल गई। बचपन में ही मृत्यु करवा दी पिता की, जब वो बहुत छोटे थे। तो आपको आइडियली समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे कौन है रीजन? शनि तो नहीं है, जुपिटर और वीनस है ना। एक तो खुद स्वयं लग्नेश है और दूसरा कौन है? जुपिटर, राइट। जुपिटर तो बहुत अच्छे प्लैनेट है, तो कैसे जुपिटर की दशा में क्यों हुआ वो? क्यों 6th लॉर्ड भी बने वो, राइट। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जुपिटर लॉर्ड कहाँ का है और वो क्या दिखा रहा है आपके चार्ट में। तो ये पर्सनली जब हम चार्ट की आप पर्सनल रीडिंग करते हैं तब वो क्लियर होता है कि क्या है ये। ऊपर से जनरल प्रेडिक्शंस और ये बोल देना बहुत मुश्किल है। कोई अपने ऊपर वो कर लेता है कि अच्छा इन्होंने ये बोला है कि मेरे यहाँ जुपिटर बैठे हैं या सैटर्न यहाँ बैठे हैं तो ये मेरे साथ एप्लीकेबल होगा। ये 100% ट्रू नहीं है जब तक आप किसी का पर्सनली चार्ट नहीं देखते। अभी अगेन हमने बात करी थी कि गवर्नमेंट जॉब का योग बन रहा है किसी का। अब वो व्यक्ति उस दशा उसको मिल गई, अब उस दशा में वो गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर ही नहीं कर रहा है। अब जैसे अगर आप प्लेसमेंट्स पूछ रहे थे कि कौन सी प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी होती हैं, आइडियली देखो 10th लॉर्ड का 9th हाउस में जाना मैं बहुत अच्छा मानता हूँ इसको। अच्छा क्यों मानता हूँ? कि आपका भाग्य आपके कर्म को सपोर्ट करता है। आप कुछ भी करो आपके कर्म को सपोर्ट मिलेगा जी। इससे भी अच्छी एक मैं कॉम्बिनेशन को मानता हूँ जब आपका लग्नेश और 9th लॉर्ड 9th हाउस में कंजंक्ट होता है। अच्छा, आपका पूरा का पूरा परिवार ग्रो करेगा आपके पैदा होने पर, और ये आपके जन्म से काम करता है आपकी मृत्यु तक। इसको किसी दशा की जरूरत नहीं है, महाराज योग है ये। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि वो प्लैनेट उस टाइम पे बैठ के उस दशा में करवा क्या रहा है। अब देखिए जैसे आज ही मेरे पास एक चार्ट आया, ठीक है, राहु बैठे थे 9th हाउस में, अकेले बैठे हैं तो भाग्य राहु के हाथ में हो गया। केतु चले गए आपके 3rd हाउस में, है ना। अब केतु के साथ बैठे हो सन। अब कर्क लगन का चार्ट है, कर्क लगन के चार्ट में केतु जो बन गए, सन जो बन गए आपके 2nd लॉर्ड बन गए, है ना। एक भाग्य के स्वामी की दशा में अंतरदशा किसकी? धन के स्वामी की। तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर बोलेगा कि भाई बहुत पैसा आएगा। अब उनका चार्ट देख के, उनकी राहु में सन की दशा देख के मैंने उनसे सीधा सीधा एक ही सवाल पूछा था कि सर
कभी अभी कोई हॉस्पिटल का खर्चा हुआ है क्या? क्योंकि सन की अंतर्दशा चल रही, 3rd हाउस में बैठा केतु के साथ, तो लिवर से रिलेटेड कुछ इशू, तब उन्होंने मुझे बताया कि हाँ उनका फैटी लिवर अभी डायग्नोज हुआ है। ही डिडंट नो द रीजन, उनको रीजन नहीं पता था। आई टोल्ड हिम कि भाई खान पान आपका खराब है। अच्छा। अब मैं तो पर्सनली उनको नहीं जानता। देन हाँ ही टोल्ड मी कि हाँ भाई बाहर से ही खाना पीना उनका होता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि प्लैनेट्स, कोई भी लॉर्ड है, कोई भी प्लैनेट है, वो बैठा कहाँ पे है और वो क्या दिखा रहा है उस पॉइंट पर। अगर वो मेरे पास पहले आ जाते तो मैं उनको पहले ही वार्न कर सकता था उस चीज के लिए। राइट। मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि और जो ऑडियंस हमारी देख रही है वो कैसे समझे कि जिनके कोई परेशानी है उनको, कि वो जिस एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं या वो कौन सा एस्ट्रोलॉजर है जो जेन्युइन है, एक नॉर्मल बंदा कैसे समझ पाएगा? क्या आप कुछ अगर बता सकते हैं कि कैसे, क्योंकि लोग बहुत सारे लोगों के पास जाके बहुत पैसे खर्च करते हैं, बहुत बहुत ज्यादा अपना टाइम भी उनका वेस्ट होता है, पर उनको कोई उपाय नहीं मिलता, तरीका नहीं मिलता, तो कैसे जाने सर? देखिए एज ए लेमैन मैं यही कहूंगा कि किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ तो पहले खुद से कुछ मत बताओ। आप खुद ही सब कुछ अपना खोल के रख दोगे तो उनको बताने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। राइट। तो जब भी मैं कंसल्टेशन करता हूँ मैं बोलता हूँ कि आप बस मुझे अभी सुनिए, मैं जब अपना पूरा खत्म कर दूंगा एनालिसिस तब आप अपना बताइए। बिल्कुल। और उनके आधे से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर मेरे एनालिसिस में हो चुके होते हैं। मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन बचते हैं लास्ट में जो वो मेरे से पूछ लेते हैं। आपकी कंसल्टेशन में बड़ी लंबी चलती है, 2-2.5 घंटे की? आप 3 घंटे की भी मैंने कंसल्टेशन करी है, क्योंकि मेरा मोटिव है उनको हेल्प करना। बिल्कुल। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं पैसे बनाऊं, उनको बोलूं कि अरे सर 1 घंटा हो गया। क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं अपने कर्म को जोड़ रहे हैं इसके साथ, तो व्हाट यू आर डूइंग इज बीन रिटन। राइट। तो मैं अपना जुपिटर खराब क्यों करूं? बिल्कुल, मैं हमेशा से यही बोलता हूँ। बिल्कुल। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये क्लेम करते हैं कि आप ये रेमेडी कर लो या ऐसा कर लो तो 2 दिन में आपके पास पैसे आ जाएंगे। आप कितना बिलीव करते हैं इस कॉन्सेप्ट पे? क्या ऐसे रेमेडीज काम करती हैं? ये रियल है? अगर वो सच में एस्ट्रोलॉजर्स होते तो उन्हें शनि की फिलॉसफी पता होती। शनि को शॉर्टकट्स पसंद नहीं है, और राहु के भी कोई शॉर्टकट्स नहीं है। राहु को भी कंफर्ट पसंद नहीं है कि तुम आराम से कोई रेमेडी कर लो एंड यू विल गेट मनी। ऐसी कोई रेमेडीज होती नहीं है। अगर होती तो डोंट माइंड मी सेइंग दिस कि बिल गेट्स और अंबानी भी हाथ पे नंबर लिख लिख के अमीर हो गए होते, है ना, कि भाई ये नंबर लिख लिया मैंने ग्रीन पेन से तो मेरा हो जाएगा, मैं वेस्ट की वॉल पे ये लिख के आ जाता हूँ मैनिफेस्ट करके, मेरा हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। यू नीड टू वर्क फॉर दैट। एग्जैक्टली। कर्म के बिना तो आपको फल मिलेगा ही नहीं। डेफिनेटली नहीं मिलेगा। तो ये जो शॉर्टकट जो लोग बताते हैं, एस्ट्रोलॉजर, इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स आके बताते हैं, रोज एक नई नई रेमेडी लेकर आते हैं। रोज कहीं ना कहीं हम जब खोलो तो देखते हैं कि ये रेमेडी कर लो, वो रेमेडी कर लो। पहली बात तो इतनी रेमेडीज आ कहाँ से रही है मार्केट में, और दूसरी चीज की अगर ये करने से सब कुछ इतना इजी हो जाता तो घर से बाहर निकलते ही नहीं लोग काम करने के लिए, घर पे बैठ के रेमेडी कर करके पैसा कमा लेते कहीं ना कहीं। तो ये मानना मुझे भी बिल्कुल डाइजेस्ट कभी नहीं हुई ये चीज, और मैं आपसे पूछना चाहती थी, ये क्वेश्चन बचा के मैं रखी थी। तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करता है इस तरीके से। राइट। और ना ही शनि देव पे हर सैटरडे को जल चढ़ाने से, पीपल पेड़ पे जल चढ़ाने से, उनपे तेल चढ़ाने से आपको बहुत वो आशीर्वाद दे देंगे और आपने जो भी कर्म गलत किए हैं वो दूर कर देंगे। ये तो बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लगता है मुझे। आपके कर्म नहीं कटेंगे। आप कितना भी तेल चढ़ा लो, कितना भी जल चढ़ा लो शिवलिंग पर, कर्म नहीं कटेंगे आपके। आप गलत काम कर रहे हो। देखिए एक सिंपल सी बात है कि 9th हाउस की अगर मैं बात करूं, आप लाइफ में जितनी बद्दुआ लोगे ना, बद्दुआएं जितनी लोगे आप, उतना आप अपना 9th हाउस को डैमेज करोगे। जितने आप कर्ज लोगे लोगों के, जितना आप लोगों का दिल दुखाओगे और जितनी बुरे वो आपके लिए शब्द बोलेंगे, उतना आप अपना 9th हाउस खराब करोगे। जितना आप बड़ों का आशीर्वाद लोगे, जितना आप लोगों की दुआएं लोगे, है ना, उतना आपका 9th हाउस स्ट्रांग होता है। 9th हाउस क्या है? आपके भाग्य का। अब एक चीज समझने वाली है, 9th हाउस धर्म का भी है। अब लोगों को धर्म का मतलब क्या लगता है? पूजा पाठ। ठीक है, दैट्स अ पार्ट ऑफ इट, बट क्या वो पूरी तरीके से धर्म है? नहीं है। धर्म का मतलब है वहां पर राइचियसनेस, सही या गलत।
अब मैं कितने भी घर में पाठ करवा लूं अपने, मैं बाहर निकला, एक गरीब मेरे आगे से निकल गया भूखा, मेरी जेब में से 10 रुपए नहीं निकल रहे उसको देने के लिए, तो क्या मेरा 9th हाउस मेरे लिए अच्छा करेगा? नहीं करेगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि धर्म को फॉलो करना बहुत सिंपल है, दिल से मानना बहुत डिफिकल्ट है। बिल्कुल। तो क्योंकि अगर हम 9th हाउस की बात कर रहे हैं और कर्म की बात कर रहे हैं, वहां कहीं ना कहीं शनि का जुड़ाव हो जाता है, क्योंकि शनि को हम कर्म से देखते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर प्रसन्न होते हैं शनिदेव किस चीज से सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं? जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं, राइट, जो आपके अंडरलिंग्स हैं, द पीपल हु आर वर्किंग अंडर यू, और जो दबा कुचला तबका है अपने समाज का, आप जब उनके लिए कुछ करते हो ना, जब वो आपसे खुश होते हैं, तब शनि की कृपा आप पे बढ़ती है। जब आप अब बस अपने कर्म में लगे हो, आप पेशेंट हो, और आप किसी गरीब के साथ, किसी अंडर प्रिविलेज्ड के साथ गलत नहीं कर रहे, आप उनको हेल्प कर रहे हो किसी न किसी तरीके से, रील बनाने के लिए नहीं, एक्चुअली हेल्प कर रहे हो, दिखावे के लिए हाँ, नहीं, दिखावे के लिए नहीं, दिल से हेल्प कर रहे हो। आप इतनी अच्छी तरीके से प्लैनेट्स को समझाते हैं, इतने अच्छी तरीके से, इतनी डीप बात आप बताते हो एक एक ग्रह के बारे में, एक एक हाउस के बारे में। बहुत सारे लोग इच्छुक होंगे, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे क्लाइंट्स अब हो चुके हैं, आप काफी अब चर्चा में दिखते हैं। अगर मेरे व्यूअर्स जो है वो आपसे कभी कांटेक्ट करना चाहे, आपसे अपना चार्ट दिखाना चाहे, कुछ परेशानी में है तो कुछ रेमेडीज के लिए आपसे कांटेक्ट करना चाहे, तो कैसे कर सकते हैं? जिसे भी कोई भी परेशानी है, कोई भी कष्ट है, या फिर अपने जीवन का एक पाथ आपको समझना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक और मोबाइल नंबर दिया होगा, यू कैन रीच मी डायरेक्टली थ्रू दैट। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, क्योंकि आई थिंक हम सिर्फ एक छोटे से पॉडकास्ट में इतना कुछ समझ लेते हैं, तो आई एम श्योर कि इनके स्टूडेंट्स बहुत खुश होंगे। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो जरूर कमेंट करिए, हमें और अच्छा लगेगा कि आप सर को सुन रहे हैं। अपना फीडबैक भी शेयर करिए। सर से आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जहाँ नक्षत्रों के बारे में बात होगी, जहाँ प्लैनेट्स के बारे में बात होगी, और उनका बेसिक एंड एडवांस कोर्स अभी ओपन है, तो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सर बहुत बहुत अच्छा लगा। इस बार हमने कोई कॉम्बिनेशंस के बारे में बात नहीं किया है, कोई दृष्टियों के बारे में बात नहीं की है, कोई पर्टिकुलर प्लैनेट के बारे में बात नहीं की, लेकिन आज हम जनरल क्वेश्चन का पॉडकास्ट किया है। मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम कॉम्बिनेशंस के बारे में कहीं ना कहीं बात करें, या फिर अगर आप चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर हाउस के बारे में या दृष्टियों के बारे में, किसी भी चीज के बारे में पर्टिकुलर बात करें, पॉडकास्ट बनाए सर को बुलाकर, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सर, थैंक यू अंकित जी। नमस्कार, जय श्री राम। सो गाइज, थैंक यू। अगर आप एंड तक बने रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे थे, मेरे पॉडकास्ट को आपने बहुत प्यार दिया है। ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ गए हैं, क्योंकि अंकित जी को इतना लोग पसंद कर रहे हैं, तो उनके भी पेज को फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपको बहुत जेन्युइनली सही बात एस्ट्रोलॉजी के और चार्ट के बारे में पता चलती है, जहाँ पे कोई भी ऐसी बात जो आपको हर जगह सुनने को मिलती है, और ये जो फालतू की जो रेमेडीज है वो यहाँ नहीं मिलेगा, आपको क्लियर कट मिलेगा, जो लिटरली आपके लिए काम करता होगा। तो अच्छा अगर लगा है तो प्लीज लाइक करिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, और ऐसे ही प्यार देते रहिए द खेरा शो को। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।